ख़वातीन और हज़रात, नापा बेसमेंट में आप तमाम को खुशामदीद। थिएटर लेबॉर्ट्री की पेशकश कमरा अफसाना। ये एडेप्टेशन है मंटो के दो अफसानों की, खोल दो और इनकलाब पसंद, और ये तैयार किया गया है इन कोलैबोरेशन विद नापा एंड इफ्को। इसकी हिदायतकारी की है सैयद कासिम शाह ने, यानी मैंने। और खेल के शुरू होने से पहले चंद गुजारिशात। अपने मोबाइल फोन्स चेक कर लें, उनको साइलेंट पर लगा लें, और वीडियोस बनाते वक्त फ्लैश का इस्तेमाल मत कीजिएगा। तो आइए वक्त जाए किए बगैर देखते हैं कमरा अफसाना। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम सादत हसन मंटो है, और जो लोग मुझे नहीं जानते उनको मैं बताता चलूं कि मैं लिखता हूं। मैं क्या लिखता हूं ये वो लोग बखूबी जानते हैं जिन्होंने मेरे अफसाने पढ़े हैं। जो मुझे नहीं जानते वो जाएं और मेरे अफसाने पढ़ें। देखिए, पढ़ने लिखने की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आजकल हमारा ज्यादा वक्त गुजरता है रील्स देखने में और स्टोरीज के व्यूज देखने में। मैं बुरा भला नहीं कह रहा सोशल मीडिया को, मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूं। टिकटॉक इस्तेमाल करता हूं, इंस्टाग्राम इस्तेमाल करता हूं, फेसबुक, ट्विटर, सब जगह पे मेरे सारे अकाउंट्स इट्स मंटो के नाम से हैं। पढ़ने की दो चार खुसूसियात मैं आप लोगों को बताता चलूं। एक ये कि किसी भी तहरीर को जब आप पढ़ते हैं, उसमें अगर कोई किरदार है तो आपके पास बहुत सारे जाविये आ जाते हैं उसको सोचने के लिए। एक और बड़ी खूबसूरत बात है पढ़ने की, बहुत सारे ऐसे एहसासात हैं जो हमारे अंदर हैं लेकिन हमें पता नहीं होता उनके बारे में, वो पढ़ने के बाद हमें पता चलता है। इसके अलावा मुझे थिएटर लेबॉर्ट्री वालों ने कहा है कि मैं लिखने के हवाले से दो चार बातें करता चलूं। तो मेरे पास कोई पक्का जवाब तो नहीं है कि मैं क्यों कर लिखता हूं, लेकिन मेरी एक तहरीर है मैं अफसाना क्यों कर लिखता हूं, उसमें मैंने दो चार बातें लिखी हैं। एक ये कि मैं नहीं लिखता, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि मैं नंगा खड़ा हूं या मैंने गुस्ल नहीं किया, या शायद मैं इसलिए लिखता हूं कि मेरी हसासियत को दुख पहुंचता है, या जो बात मैं किसी से कह नहीं सकता इसलिए शायद वो मैं लिख लेता हूं। इसके अलावा अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आपने अपनी तहरीर में लिखा है कि अफसाना जो है मेरी जेब में होता है, दिमाग में नहीं होता। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि मैं जो हूं बहुत ही बड़ा कोई जीनियस है, तुर्रम खान हूं, नहीं। इसका मतलब यह है कि जो मैं देखता हूं और देखने के बाद जो मैं महसूस करता हूं उसको मैं लिख लेता हूं। और ये सब आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप सब सादत हसन मंटो हैं। इसी तरह से आप खोल दो की बात ले लें। अब खोल दो में जो बात लिखी है मैंने, वो अभी पिछले दिनों की बात है। 29 जून की खबर है कि कराची में एक इलाका है माड़ीपुर, वहां गटर में से 3 लाशें मिली हैं, मां की, बेटे की और बेटी की। तीनों का रेप कर दिया गया और मारकर गटर में फेंक दिया गया। तो आज तक ये सब कुछ चलता हुआ आ रहा है। हाँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आप सच लिखना चाहते हैं तो आपका वकील तगड़ा होना चाहिए। अदालत बार बार जाना पड़ेगा, मुझे भी जाना पड़ता है, और नोटिस तो शायद एक दिन में 3 भी आ जाए। महफिल की तरफ बढ़ेंगे। महफिल की खूबसूरत बात यह है कि इसमें मौसीकी है, और मौसीकी में हमारे साथ हैं गुल मोहम्मद भाई, जो सारंगी बजाते हैं, सिखाते भी हैं, नापा में सिखाते हैं, आर्ट्स काउंसिल में सिखाते हैं, और मुख्तलिफ स्कूल्स में भी सिखाते हैं। और एक और मजे की बात बताता चलूं कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 4 लोग हैं जो सारंगी बजाते हैं, जिनमें गुल मोहम्मद भाई है। और सिंध में तो वाहिद ये एक ही है। बाकी 3 बलोचिस्तान के थे, इसलिए हमने उन्हें नहीं बुलाया। खैर, मजाक कर रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। महफिल की तरफ बढ़ेंगे। गुल मोहम्मद भाई, बिस्मिल्लाह। अमृतसर से स्पेशल ट्रेन दोपहर 2 बजे को चली और 8 घंटों के बाद मुगलपुरा पहुंची।
रास्ते में कई आदमी मारे गए, मुतअद्दिद जख्मी हुए और कुछ इधर उधर भटक गए। सुबह 10 बजे कैंप की ठंडी जमीन पर जब सिराजुद्दीन ने आंखें खोली और अपने चारों तरफ मर्दों, औरतों और बच्चों का एक मुतलातिम समंदर देखा तो उसके सोचने समझने की कुव्वत और भी ज़ईफ हो गई। वो गदले आसमान को टिकटिकी बांधे देखता रहा। यूं तो कैंप में हर तरफ एक शोर बरपा था, लेकिन बूढ़े सिराजुद्दीन के कान जैसे बंद थे। उसे कुछ सुनाई नहीं देता था। कोई उसे देखता तो यह ख्याल करता कि वो किसी गहरी फिक्र में गर्क है, मगर ऐसा नहीं था। उसके होशो हवास चल थे और उसका सारा वजूद खला में मुल्लक था। देर तक गदले आसमान को बगैर किसी इरादे के देखते देखते सिराजुद्दीन की निगाहें सूरज से टकराई। तेज रोशनी उसके वजूद के रग दरीशे में उतर गई और वो जाग उठा। ऊपर तले दिमाग पर उसकी कई तस्वीरें दौड़ गईं। लूट, आग, भागम भाग, स्टेशन, गोलियां, रात और सकीना। वो एकदम उठ खड़ा हुआ और उसने अपने चारों तरफ इंसानों के फैले हुए समंदर को खंगालना शुरू किया। पूरे 3 घंटे वो सकीना सकीना पुकारता, कैंप की खाक छानता रहा, मगर उसे अपनी जवान इकलौती बेटी का कोई पता न चला। चारों तरफ एक धांधली सी मची थी। कोई अपना बच्चा ढूंढ रहा था, कोई बेटी, कोई मां और कोई बीवी। सिराजुद्दीन थक हार कर एक तरफ बैठ गया और अपने हाफिजे पर जोर देकर सोचने लगा कि सकीना उससे कब और कहां जुदा हुई। लेकिन ये सोचते सोचते उसका दिमाग सकीना की मां की लाश पर जम जाता, जिसकी सारी अंतड़ियां बाहर निकली हुई थी। उसने सिराजुद्दीन की आंखों के सामने दम तोड़ा था। सकीना की मां मर चुकी थी, लेकिन सकीना कहां थी, जिसके मुतालिक उसकी मां ने मरते हुए कहा था, मुझे छोड़ो, सकीना को लेकर जल्दी से भाग जाओ यहां से। सकीना उसके साथ ही थी। दोनों नंगे पांव भाग रहे थे। सकीना का दुपट्टा गिर पड़ा था। उसे उठाने के लिए उसने रुकना चाहा था, लेकिन सकीना ने चिल्लाकर कहा, अब्बा जी छोड़िए, लेकिन उसने दुपट्टा उठा लिया था। ये सोचते सोचते उसने अपने कोट की उभरी हुई जेब की तरफ देखा। उसमें हाथ डाला और एक कपड़ा निकाला। सकीना का वही दुपट्टा था, लेकिन सकीना कहां थी। सिराजुद्दीन ने अपने थके हुए दिमाग पर बहुत जोर दिया, मगर वो किसी नतीजे पर ना पहुंच सका। क्या वो सकीना को स्टेशन तक अपने साथ लेकर आया था? क्या वो उसके साथ ही गाड़ी में सवार थी? रास्ते में जब गाड़ी रोकी गई थी और बुलवाई अंदर घुस आए थे, तो क्या वो बेहोश हो गया था जो वो सकीना को उठाकर ले गए? सिराजुद्दीन के दिमाग में सवाल ही सवाल थे, जवाब कोई भी नहीं था। उसको हमदर्दी की जरूरत थी, लेकिन चारों तरफ जितने भी इंसान फैले हुए थे, सबको हमदर्दी की जरूरत थी। सिराजुद्दीन ने रोना चाहा, मगर आंखों ने उसकी मदद न की। आंसू जाने कहां गायब हो गए थे। छह रोज के बाद जब होश और हवास किसी कदर दुरुस्त हुए, तो सिराजुद्दीन उन लोगों से मिला जो उसकी मदद करने के लिए तैयार थे। 8 नौजवान थे जिनके पास लारी थी, बंदूकें थी। सिराजुद्दीन ने उन्हें लाख लाख दुआएं दी और सकीना का हुलिया बताया। गोरा रंग है, बहुत खूबसूरत है, मुझ पर नहीं अपनी मां पर थी। उम्र 17 बरस के करीब है, आंखें बड़ी बड़ी, बाल स्याह, दहने गाल पर मोटा तिल है। मेरी इकलौती लड़की है, ढूंढ के ला दो, खुदा तुम्हारा भला करेगा। उन 8 रजाकार नौजवानों ने बड़े जज्बे के साथ सिराजुद्दीन को यकीन दिलाया कि अगर उसकी बेटी जिंदा हुई तो चंद दिनों में ही वो उसके पास होगी। उन 8 रजाकार नौजवानों ने बड़ी कोशिश की,
जान हथेली पर रखकर अमृतसर गए। कई मर्दों, कई औरतों और कई बच्चों को निकाल निकाल कर उन्होंने महफूज मुकामों पर पहुंचाया। 10 रोज गुजर गए मगर उन्हें सकीना कहीं ना मिली। एक रोज उसी खिदमत के लिए वो 8 रजाकार नौजवान अमृतसर जा रहे थे कि छहरटा की सड़क पर उन्हें एक लड़की दिखाई दी। लारी की आवाज सुनकर बिदकी और भागना शुरू कर दिया। नौजवानों ने मोटर रोकी। शाम के करीब सिराजुद्दीन कैंप में जहां बैठा था उसके पास कुछ गड़बड़ सी हुई। देखा 4 आदमी कुछ उठाकर ला रहे हैं। उसने दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि एक लड़की रेलवे लाइन के पास बेहोश पड़ी थी और लोग उसे उठाकर लाए हैं। सिराजुद्दीन उनके पीछे पीछे हो लिया। लोगों ने लड़की को अस्पताल वालों के सुपुर्द किया और चले गए। कुछ देर सिराजुद्दीन अस्पताल के बाहर लकड़ी के गड़े हुए खंबे के साथ लगकर खड़ा रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर चला गया। कमरे में कोई भी नहीं था। एक स्ट्रेचर था जिस पर एक लाश पड़ी थी। सिराजुद्दीन छोटे छोटे कदम उठाता लाश की तरफ बढ़ा। कमरे में दफकन रोशनी हुई। सकीना! 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 जिस डॉक्टर ने कमरे में रोशनी की थी उसने सिराजुद्दीन से पूछा, क्या है? उसने अलग से सिर्फ इस कदर निकल सका, मैं बाप हूं इसका। डॉक्टर ने स्ट्रेचर पर पड़ी हुई लाश की तरफ देखा, उसकी नब्ज टटोली और सिराजुद्दीन से कहा, खिड़की खोल दो। सकीना के मुर्दा जिस्म में जुम्बिश पैदा हुई। उसने अपने बेजान हाथों से इजारबंद खुला और शलवार नीचे सरका दी। लाइट फिर से काट दी उन्होंने? नहीं, मैंने बंद की है। तूने बंद की है? हाँ। क्यों? खोल दो। मैं खोल देता हूँ। और तू यहाँ आज घर पे कैसे? किताब खत्म करनी। किताब खत्म करनी है? वाह भाई, काम चेक कर रहे हैं लोगों के। 2 दिन गुजरे हैं मुहर्रम को, 2 दिन, और ये अभी से गाने शुरू हो गए। बस यार, अब बंदा कुछ कहे तो फिर खैर, लाइट ऑन कर रहा हूँ। कमरे की सेटिंग फिर से चेंज। अबे यार, नहीं किया कर यार, वो जाकिर का पता है तुझे, चिढ़ता है इस बात से, फिर कमरे का माहौल खराब हो जाता है, मुझे सुननी पड़ती है। अजीब हो यार तुम लोग, कसम से। अच्छा खैर, पता है आज क्या हुआ मेरे साथ? भाई हुआ ये कि आज वापसी पे ना किसी ने बटवा मार लिया। वो तो अच्छा हुआ मजलिस पर गया था, न्याज लेकर आया हूँ। खाने का बंदोबस्त आज हो गया है। तुम तो ठीक हो? मैं ठीक हूँ यार, मुझे कुछ नहीं हुआ। और हाँ, ये भाई साहब की बुक भी लाए हैं, नीचे। नीचे? हाँ, सही सही नाम रखा है उसने तेरा, फलसफी। अरे भाईजान, थोड़ा कम पढ़ा करो उसको। थैंक यू यार। चल ठीक है। मुझे ये खत्म करनी है पहले।
एक बात बता, ये सेटिंग जो तूने चेंज की है, ये उसकी बेटी की गुड़िया पड़ी थी यहाँ पर, वो कहाँ गई? सफेद रंग की। हाँ। और वो बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे, उनके पास खिलौना नहीं था, मैंने उनको दे दिया। अबे अबे तेरा दिमाग तो सेट है, ये तूने क्या किया? अबे भाई वो उसकी बेटी की गुड़िया थी, परसों वो घर जाने वाला है, वो लेकर जाने वाला था। अबे तुझ में अक्ल है कि नहीं यार? मुझे पता नहीं था। अरे और लूसी, बंद कर ये म्यूजिक। लट गना अरे भी आड़ा बैठे सही। बस सच में मुझे नहीं पता था कि वो उसकी बेटी की। अबे यार करता यार, अब मैं उसको क्या जवाब दूंगा, बता तू मुझे। वापस जाना है उस खंडर में जहां से लाया था मैं तुझे। भैया कुछ रहम खा ले मेरे भाई अपने ऊपर, कुछ संभाल, अपने ऊपर कंट्रोल रख। क्या मसला क्या है मुझे बता, हम मिलके हल करते हैं ना, कोई हल ढूंढते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो समझाओ घर में सब खैरियत है? हाँ मैं भी ठीक हूँ। जी। हाँ क्या हम ऑडिशन थे कल, क्या जवाब देते हैं? बस वो सागा जवाब हम आपको बता देंगे। दूसरी मैच देखूं असरा थे जवाब मिल वैसी इलाका ऐसी। हाँ क्या सब खैर है ना? हाँ अच्छा यार, वो पापा को ताकि अपना 5,000 रुपये मोकले। हाँ वो कपड़े वगैरह के लिए सही है, ठीक है। बात करें जैसे दोस्त आ गए हमारी वगैरह को सुनने, सही। ओके खुदा। सेटिंग तुमने चेंज की है? हाँ वो सफाई यार करनी थी थोड़ी, तो गंदा हो गया था घर। खैर तू बता कैसी रही रिहर्सल? ऐसी रे यार, हो गई रिहर्सल। गलती करती मैंने इस प्ले के लिए हाँ बोल के। क्यों? अबे यार वो डायरेक्टर समझ में ही नहीं आ रही इसकी बात। पहले उसने 2 हफ्ते बुलाया, रीडिंग करवाता रहा, अच्छा कहता था सब टेक्स्ट पे काम करो, जाके मंटो पे रिसर्च करो। अब वो सारा वक्त उसमें ही चला गया, मंटो की रिसर्च में ही चला गया। कह रहा है मंटो आज का है, वो नाबा में आके कहानी सुनाएगा, ये करेगा। सारा टाइम इसने उस पर बर्बाद कर दिया। तो तुझे ही चुल मची हुई थी मंटो करने की, कर ले अब। अब तो मैंने ये थोड़ी कहा था कि खोल दो पे काम नहीं करवाओ, मंटो पे सारा वक्त जाया कर दो। अच्छा फिर कब है प्ले कब है? ले कल है यार, कहानी पे काम नहीं हुआ। कल है ना? अबे पूरी रात पड़ी है, कर लेंगे तैयारी, टेंशन क्यों लेता है? वो कहा है फलसफी? वो सिगरेट लेने गया, उसको भेजा है। यार उसको नहीं भेजा कर ऐसे नीचे, यार तुम खुद जाया करो। अबे भाई मैं उसको कमरे में बंद थोड़ी कर सकता। बंद नहीं यार, उसने अभी पिछले दिनों कितना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था। अच्छा यार ठीक है, देख लेंगे, अब क्या करूं मैं। खाने का क्या सीन है? खाने का जानी कोई सीन नहीं है। अच्छी बात लेकिन यह है कि मजलिस पर गया था, वहां से न्याज लाया। रोटियों के पैसे नहीं है भाई मेरे पास। चावल लगा लूं खाना? हाँ लगा ले। सही। यार सुन, एक काम कर, हाँ 1 मिनट में रिहर्सल कर लूं, जरा देख लेना कल परफॉर्मेंस है यार। अबे खाना खा ले तो उसके बाद 15 मिनट का तो अफसाना, प्लीज एक दफा देख ले फिर खाते हैं खाना। पक्का? हाँ आज कल मैं ये किचन में रख के आ रहा हूं। जल्दी से आ जा। चलो जी। ओके। मंटो अमृतसर से स्पेशल ट्रेन दोपहर 2 बजे को चली और 8 घंटों के बाद मुगलपुरा पहुंची। रास्ते में कई आदमी मारे गए, मुतअद्दिद जख्मी। मुतअद्दिद यार ये लफ्ज, मुतअद्दिद जख्मी हुए और कुछ इधर उधर भटक गए। नहीं, सुबह 10 बजे कैंप की ठंडी जमीन पर जब सिराजुद्दीन ने आंखें खोली और अपने क्या ड्यूरेशन क्या है इसकी? 15 मिनट है। 15 मिनट मतलब डिस्कशन करते करते तो घंटा तो गुजर ही जाएगा। यार एक काम करते हैं ना, खाना खा लेते हैं उसके बाद करते हैं। लगाओ खाना लगाओ। सही है। सुबह 10 बजे कैंप की ठंडी जमीन पर जब सिराजुद्दीन अबे ने एक काम आंखें- करते हैं ना, उसका इंतजार कर लेते अबे खुद खा लेगा वो, रख दे उसके लिए। अबे यार चलो। रिहर्सल करनी है, सोना भी है, कल परफॉर्मेंस है। कैंप की ठंडी जमीन, सुबह 10 बजे कैंप की ठंडी जमीन पर जब सिराजुद्दीन ने आंखें खोली और अपने चारों तरफ और मर्दों, औरतों और बच्चों का एक मुतलातिम समंदर देखा तो उसके सोचने समझने की कुव्वतें और भी ज़ईफ हो गई। कोई उसे देखता तो ये सर, ये इन्फ्लेक्शन कौन सा ठीक है? कुछ सुनाई नहीं देता था, नहीं कुछ सुनाई नहीं देता था यार, कुछ सुनाई नहीं देता था। क्या क्या क्या? कुछ पे इन्फ्लेक्शन आएगा या सुनाई पे आएगा? तो 2 महीने क्या किया तूने?
कह भी रहा हूँ कहानी पे काम नहीं करवाया उसने, क्या करूं? सुनाई पे आएगा जानी। कुछ सुनाई नहीं देता। हाँ। हाँ। कुछ पे आएगा तो ऐसा लगेगा उसे कुछ चीजें सुनाई नहीं देती, कुछ सुनाई देती। रायता नहीं बनाया? भाई न्याज ला बस। लाल मिर्चें बहुत है, मैं नहीं खा रहा। अबे लाल मिर्चों का कलर होता है, कोई कलर नहीं है इसमें। और एक बात बता, डायरेक्टर ने क्या नोट्स दिए थे तुझे? यार डायरेक्टर ने बस वो मंटो के बारे में कहता है कि बॉडी तुम्हारी स्टिफ है, कैजुअल कर दो मंटो को, अदबी नहीं बनाओ, इतना डिक्शन साफ नहीं बोलो, नॉर्मल है, इजी है, अंग्रेजी भी बोलो। अबे उसकी बात नहीं कर रहा, वो दो जो किरदार हैं अफसाने में उनकी बात कर रहा हूँ। वो तो बस कहता है कि हसासियत की कमी है, हसासियत डालो, हसासियत ले आओ, हसासियत ले आओ। हसासियत डालना, यही तो मैं कह रहा हूँ। सब करेगा भाई। अबे इतना इजी क्यों लेता है तू काम को यार? कल तेरी परफॉर्मेंस है और तू उसको अफसाने को तू लिए ही नहीं, और तुझे सिर्फ मंटो मंटो पड़ी हुई है। ओ भाई मंटो ने वो परफॉर्म करना है तो पूरी इमोशंस के साथ वो सब कुछ जाएगा, फिर लोगों तक कोई बात पहुंचेगी, उन पर असर होगा। ऐसे खाली मजमून सुना के आएगा तो कोई फायदा नहीं होगा उसका। अरे तो ये तुम थिएटर वालों की ना चोंचलेबाजी, इमोशनल और ये वो। भाई, भाई इंडस्ट्री में ये सब नहीं चलता, समझा? तो मेरी जान सुन, थिएटर वालों की बात नहीं है, यहाँ एक्टिंग की बात हो रही है। इंडस्ट्री में भी यही एक्टिंग करनी है, इमोशंस वहां भी देने। और ये तू इंडस्ट्री क्या लगा रखा है तूने? ये कितने एक्टर्स की तूने तस्वीरें डाल रखी है? इरफान खान साहब को रख के यहाँ पर तू ऐसी बातें कर रहा है। सलमान खान भी तो है। सलमान को रहने दे, बाकी सब हटा जो तेरी बातें हैं। एक बात मुझे बता, कितने साल की ट्रेनिंग की एक्टिंग की तूने? 3 साल। 3 साल। और कब पास आउट हुए? तो 2 साल हो गए। टोटल 5 साल हो गए। मुझे 2 साल हुए आए हुए इंडस्ट्री में, 4 ड्रामे और 5 एड्स कर चुका हूँ। क्या फायदा? बैठा तो थिएटर वाले के साथ ही है। तो भाई थिएटर गुजारे के लिए करता हूँ मैं तो बात। भाई थिएटर से किसी ने बंगले नहीं बनाए, यही बात मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे भाई अदाकारी पे काम करोगे, इमोशंस पे काम करोगे तो ही काम मिलेगा। 4 ड्रामे और 2 एड्स करके भी तू यहीं बैठा है ना, क्यों? क्योंकि तूने काम नहीं किया। यार वहां पर ऐसी कोई जरूरत नहीं है, एक एडी उन्होंने रखा होता है, लाइन भूलते वो प्रॉम्प्ट कर देता है वहीं से। बस यार। तुम लोग रट्टा लगवाते रहे तो 1.5 महीना पता नहीं। अच्छा खैर, मैं आ रहा हूँ, करते हैं तैयारी फिर इस पे। आ जाओ यार। मगर किसी राधे के आसमान को देखते देखते सिराजुद्दीन की निगाहें सूरज से टकराई और वो जाग उठा। तेज रोशनी उसके क्या हो तुम? सलमान खान हो क्या इस पाड़े के? क्या हो? हीरो हो तुम? अबे यार अबे मेरी बात निकाल अपना फलसफा उठाओ, निकाल यार, रिलैक्स हो जा यार। इसका चूतिया बाप मर गया, इसको हमारे पास छोड़ गया। एहसास नाम की कोई चीज नहीं है तेरे अंदर? किसी के बाप के मरने का तूने ऐसे ही ताना दे दिया? अबे भाई मानता हूं कि उसने जो किया वो गलत किया, वो उसकी गलती है, लेकिन तू तो समझदार है, तेरे पास तो अक्ल है। अबे यार बाप के मरने पर हर कोई नहीं संभाल अबे पाता। भाई मैंने मारा है क्या बाप यार, उसका? तूने नहीं मारा, लेकिन तू अपने अल्फाज पर तो कंट्रोल कर सकता है ना। ये क्या यार तुम लोग, कसम से यार। देख अब्बास, मैं आखिरी दफा कह रहा हूँ कि अगर आइंदा इसने किया ना मैं बर्दाश्त नहीं नहीं करूंगा। करेगा यार, नहीं करेगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, ठीक है? तू रिलैक्स कर, अपने काम पे फोकस कर यार, कल तेरा प्ले है। कसम से यार तुम लोग। तो वैसी परफॉर्मेंस के लगे में ऊपर से भाई साहब कॉस्ट्यूम भी जाके दे रहे थे वहां। अच्छा बस ठीक है यार, तू काम पे फोकस कर। ब्रीदिंग कर, शुरू कर। मैं ओके हो गई? चल शुरू कर।
से स्पेशल ट्रेन दोपहर 2 बजे को चली और 8 घंटों के बाद मुगलपुरा पहुंची। रास्ते में कई आदमी मारे गए, रुक मुतअद्दिद जा, रुक जा। क्या भाई, ये ट्रेन क्यों चला दी है तूने? भाई आहिस्ता से, कहानी पढ़ रहा है, न्यूज नहीं पढ़ रहा। थोड़ा संभल संभल के, ठहर ठहर के, जो बोल रहा है उसको कम से कम सुन समझ फिर अदा कर। चल दोबारा शुरू कर। अमृतसर से स्पेशल ट्रेन दोपहर 2 बजे को चली और 8 घंटों के बाद फिर लेट गए बिल्कुल ही। चली गई भाई ऑडियंस, घर चली गई। ओ भाई क्या कर रहा है, कोई बीच का नहीं निकाल सकता, न कम हो न ज्यादा हो, कुछ बीच में ना। और ये पोस्चर क्या है तेरे खड़े होने का? ऐसे खड़ा होगा मैं तो। रिलैक्स कर इसको, अपने आप को, थोड़ा बॉडी को स्टिफ हुई है उसको खोल। कर ऐसे, बोल 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 बोल, कर ऐसे। हुई रिलैक्स? हाँ रिलैक्स। अब थोड़ा सांस ले और फिर से शुरू कर, और जो बताया है उसको जहन में रख के कर। चल। कैसे करा? अभी एनर्जी के साथ करना है। एनर्जी जाहिर है, ये सही है, ठीक है। अमृतसर से स्पेशल ट्रेन दोपहर 2 बजे को चली और 8 घंटों के बाद मुगलपुरा पहुंची। रास्ते में कई आदमी मारे गए, मुतअद्दिद जख्मी हुए और कुछ इधर उधर भटक गए। आखू ठंडी कर रहा है भाई तू। अरे अरे तेरी एक सिंपल सा इमोशन तुझसे नहीं निकल रहा यार, क्या कर रहा है तू भाई? क्या जहन में तेरे क्या चल रहा है? भाई तुम करके दिखा दो ना भाई यार। मेरा प्ले नहीं है, कल तेरा प्ले है, तूने जाके परफॉर्म करना है मेरे भाई, और तू करेगा। बैठ जा, तुझे कोई मिसाल देके समझाना पड़ेगा, ऐसी तेरी मोटी खोपड़ी में कुछ नहीं आएगा। क्या करें? ये जो आजकल दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है, गाजा की मिसाल ले लेते हैं। अभी कल तक की रिपोर्ट है, कोई 40,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं वहां, जिनमें बच्चे, औरतें, मर्द सब हैं। इसके बारे में तू क्या सोचता है? बुरा लगता है मुझे। मुसलमान होने की हैसियत से नहीं पूछ रहा। सोच ये किसी यहूदी के साथ होता, किसी ईसाई के साथ होता, क्या उनके मरने पर भी तुझे उतना ही बुरा लगता जितना कि एक मुसलमान के मरने पर हो रहा है? तेरी खामोशी बता रही है तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई क्या करूं मैं? तो भाई कुछ नहीं कर सकता तू, ना तू कुछ कर सकता है, ना मैं कुछ कर सकता हूं। हमारी हुकूमतें कुछ नहीं कर रही तो हम क्या कर सकते हैं? लेकिन यहां पर कहने का मकसद यह है कि किसी इंसान के मरने पर जो तकलीफ होती है, वो तकलीफ तू महसूस करता है या नहीं, वो बता। अच्छा छोड़ यार, दूर की मिसाल है, तुझे घर की मिसाल देता हूं। पिछले दिनों की न्यूज है, यही अपना कराची माड़ीपुर में 29 जून को 25 साल एक औरत, जिसके 2 बेटे और जिसकी एक बेटी और एक बेटा था, पता है उनके साथ क्या हुआ है? तीनों का रेप हुआ है और बाद में उनकी लाश गटर में से मिली है। ओ भाई ये हर रोज होता है हमारे मुल्क में। अल्लाहू अकबर। ओ भाई मैं किसी पत्थर से बात कर रहा हूं। अबे भाई हर रोज हो रहा है तो क्या हमारा कोई फर्ज नहीं बनता इसके लिए कुछ करने को? अरे हमारा यही तो मसला है। हम जब तक मुसीबत हमारे गले तक आकर नहीं पहुंचती ना, हमें एहसास नहीं होता। हम बस कह देते हैं कि बुरा लगा, हालांकि बुरा लगा होता है या नहीं वो हमें खुद को भी नहीं पता। अरे भाई वो जो उनके ऊपर महसूस हुआ है, जो उनको, मैं तुझे कैसे बताऊं यार? तेरे कहने का मकसद ये है कि जो हसास नहीं है वो एक्टर नहीं है, ये कहना चाह रहे ये हैं? नहीं कह रहा मैं, हसासियत आर्टिस्ट की जागीर नहीं है भाई। हसास हर इंसान को होना चाहिए, हर इंसान को हसास होना चाहिए। एक काम करते हैं, तेरी बेटी का क्या नाम है? फिजा। क्या उम्र है उसकी? उसकी 8 साल। 8 साल। लास्ट टाइम कब मिला था उससे तू? 3 महीने पहले। 3 महीने पहले। हाँ। सही है। अब जैसा जैसा मैं कहता जाऊं, अपनी आंखें बंद कर और उसको इमेजिन करता जा। सही। बीच में तूने ना कुछ बोलना है ना कुछ और सोचना है। पूरे फोकस के साथ जो कुछ कह रहा हूं उसको फॉलो करना है तूने, ठीक है? सही। आंखें बंद कर। तीन महीने से तू फिजा से मिला नहीं है और तू घर गया है। फिजा बैठी कमरे में खेल रही है। तूने दरवाजा खोला, फिजा ने तुझे देखा
वो अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी। जैसे ही उसने तुझे देखा ना, उसने खिलौनों को छोड़ दिया और भाग कर आई और लपक कर आकर तेरे गले से लग गई। वो तुझे देखकर इतना खुश हुई थी, इतना खुश हुई कि उसको अब खिलौनों की भी कोई परवाह नहीं है। उसका बाबा उसके पास आ गया है। तुम दोनों मिल बैठकर खेल रहे हो। तू उसके साथ बातें कर रहा है, वो तेरे साथ बातें कर रही है, वो तुझसे शिकायतें कर रही है, कभी अम्मी की शिकायत कर रही है, कभी नानी की, कभी दादी की, लेकिन तू बस बैठकर उसकी बातें सुन रहा है। उसकी बातें कोई सेंस नहीं बना रही, लेकिन तेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो तुझसे बता रही है और तू सुन रहा है उसको। दिल ही दिल में तू ये दुआ कर रहा है कि अल्लाह इस पर कभी कोई तकलीफ ना लाए। तू ये कह रहा है कि मेरे अगर बस में हो ना तो पूरी कायनात की जितनी भी नेमतें हैं इसके कदमों में लाके बिछा के रख दूं। अब जरा सोच कर देख, जो उम्र फिजा की इस वक्त है, सकीना की भी बिल्कुल यही उम्र होगी। वो भी अपने बाप सिराजुद्दीन के साथ इसी तरह खेलती होगी, बातें करती होगी, वो नखरे करती होगी, नाज उठवाती होगी, अपने खिलौनों के लिए जिद करती होगी, माँ की शिकायत करती होगी, बिल्कुल इसी तरह जैसे इस वक्त जाकिर और फिजा खेल रहे हैं, एक दूसरे में महव है, इन्हें कोई परवाह नहीं। बिल्कुल इसी तरह सकीना भी अपने बाप सिराजुद्दीन के साथ ऐसे ही रहती होगी। लेकिन यहां पर सिर्फ एक फर्क है, और फर्क यह है कि सकीना अपने बाप से बिछड़ चुकी है। अब उसका बाप उसके पास नहीं है। सोचकर देख कि वो उस वक्त जो सकीना पर हुआ, तू ये चाहेगा कि मेरी बेटी पर कभी कोई आंच ना आए, उसको कोई तकलीफ ना हो, लेकिन सकीना उस तकलीफ से गुजरी है कि जिसका एक आम आदमी अगर जिक्र भी करे तो वो कहां उठे अंदर से। लेकिन एक मिनट, यहां पर हम सकीना की जगह फिजा को रखते हैं और उसके साथ भी बिल्कुल सही हुआ। ये इसी की बात कर रहा हूं मैं। ये जो एहसास इस वक्त ये जाकिर महसूस कर रहा है, सिराजुद्दीन पर भी बिल्कुल यही गुजरी होगी, बल्कि इससे भी बदतर। ये जो तू इस वक्त महसूस कर रहा है अपनी बेटी के लिए, सलीम हर वक्त 24 घंटे हर इंसान के लिए ऐसा ही महसूस करता है। उसके लिए हर इंसान या तो फिजा है या सकीना है। उसके अंदर वो एहसास है, वो जिंदा है अंदर, जो कि उसको चैन से जीने नहीं देता। अपना आप खो चुका है वो, और यही एहसास, बिल्कुल यही एहसास अगर इंसान से खत्म हो जाए तो हैवान से भी बदतर हो जाता है वो इंसान। पूरे 3 घंटे वो सकीना सकीना पुकारता, कैंप की खाक छानता रहा, मगर उसे अपनी जवान इकलौती बेटी का कोई पता न चला। चारों तरफ एक धांधली सी मची थी, कोई अपना बच्चा ढूंढ रहा था, कोई बेटी, कोई माँ और कोई बीवी। सिराजुद्दीन थक हार कर एक तरफ बैठ गया और अपने हाफिजे पर जोर देकर सोचने लगा कि सकीना उसे कब
क्या हुआ इसके साथ? कौन थे वो लोग? बहुत रश है, नहीं पता। जल्दी जल्दी, बहुत खून बह रहा है यार, जल्दी। पागल, शहर का बच्चा शहर का बच्चा सलीम, हाँ सलीम, हाँ सलीम। हाँ, मैं हूँ पागल, सलीम, पागल, दीवाना, खैरत बाफ्ता। तुम लोग को पता है वो लोग मुझे पागल क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि मैं उन्हें गरीबों के नंगे बच्चे दिखला दिखला के ये पूछता हूँ कि इस बढ़ती गुर्बत का क्या इलाज हो सकता है। वो मुझे कोई जवाब नहीं दे सकते, इसलिए वो मुझे पागल तस्वर करते हैं। हाँ, मुझे सिर्फ ये मालूम हो इस बढ़ती जुल्मत में रोशनी की एक शुआ क्यों कर फराहम की जा सकती है। हजारों गरीब बच्चों का तारीख मुस्तकबिल क्यों कर मुनव्वर बनाया जा सकता है। वो लोग मुझे पागल कहते हैं, वो जिनकी नब्ज़े हयात दूसरों के खून की मरहून मिन्नत, जिनका फिरदौस गुरबा के जहन्नम की मुस्तार ईंटों से इस्तवार किया गया है, जिनके साज इशरत के हर एक तार के साथ बेवाओं की आहें, यतीमों की उरियानी, लावारिस बच्चों की सदाई गिरिया लिपटी हुई। कहीं सलीम बैठ जा यार, खून बह रहा है सलीम। कहीं एक दौर आने वाला है जब यही परवरदा गुर्बत अपने दिलों के मुश्तरका लहू में उंगलियां डुबो डुबो के उन लोगों की पेशानियों पे अपनी लानतें लिखेंगे। वो दिन करीब है जब आरजी जन्नत के दरवाजे हर शख्स के लिए वहां होंगे। मैं सिर्फ ये पूछता हूं कि क्या वजह है कि अगर मैं आराम में हूं तो तुम तकलीफ की जिंदगी बसर करो। यही इंसानियत है कि मैं कारखाने का मालिक होते हुए हर शब एक नई रक्कासा का नाच देखता हूं, हर रोज सैकड़ों रुपए के मारबाजी की नजर कर देता हूं, अपनी निकम्मी से निकम्मी ख्वाहिश पे बेहतर एक पैसा खर्च करके अपना दिल खुश करता हूं, और मेरे गरीबों को, मेरे मजदूरों को एक वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं होती। उनके बच्चे मिट्टी के एक खिलौने के लिए तरसते हैं। और लुत्फ ये है कि मैं मुहज्जिब हूं, मेरी हर जगह इज्जत की जाती है, और वो लोग जिनका पसीना मेरे लिए गौहर तैयार करता है मजलिसी दायरे में हकारत की नजर से देखे जाते हैं। मैं खुद उनसे नफरत करता हूं। तुम लोग ही बताओ, क्या ये दोनों जालिम और मजलूम अपने फराइज से नाआशना नहीं? मैं उन दोनों को उनके फर्ज से आगाह करना चाहता हूं, लेकिन मैं कैसे करूं? मुझे नहीं मालूम। मैं पागल नहीं हूं। मुझे वकील समझो। बगैर किसी उम्मीद के जो इस चीज की वकालत कर रहा है जो बिल्कुल गुम हो चुकी है। मैं एक दबी हुई आवाज हूं। इंसानियत एक मुंह है और मैं एक चीख। अपनी आवाज दूसरों तक पहुंचाना चाहता हूं, पर वो मेरे ख्यालात के बोझ तले दबी हुई है। बहुत कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मुझे बहुत कुछ कहना है। मैं अपना पैगाम कहां से शुरू करूं? मुझे ये नहीं मालूम। मैं अपनी आवाज के बिखरे हुए टुकड़े फराहम करता हूं। ज़हनी अजियत के धुंधले गुबार में से चंद ख्यालात तमहीद के तौर पर पेश करने की सही करता हूं। अपने एहसासात की अमीर गहराइयों में से चंद एहसास सतह पे लाने की कोशिश करता हूं कि दूसरे अज़ान पे मुंतकिल कर सकूं। फिर मेरे आवाज के टुकड़े फिर मुंतशिर हो जाते हैं, ख्यालात फिर तारीकी में रूपोश हो जाते हैं, एहसासात फिर गौता लगा जाते हैं। मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं जब ये देखता हूं कि आओ ना, आओ हम सब कहां पे? हंसो
मैं एक गोताखोर हूं। कुदरत ने मुझे समंदर की तारीक गहराइयों में डुबो दिया कि मैं कुछ ढूंढ कर लाऊं। मैं एक बेबहा मोती लाया हूं। ये सच्चाई है। इस तलाश में मैंने गुर्बत देखी है, मैंने घरसंगी बर्दाश्त की है, मैंने लोगों की नफरतों से दो चार हुआ हूं। मैंने जाड़े में गरीबों की रगों में खून को मुंजमद होते देखा। मैंने नौजवान लड़कियों को इशरत कदों की जीनत बढ़ाते देखा क्योंकि वो मजबूर थी। अब यही सब मैं तुम्हारे मुंह में क्या कर देना चाहता हूं ताकि तुम्हें तस्वीरें जिंदगी का तारीफ पहलू नजर आ जाए। इंसानियत एक दिल है। हर शख्स के पहलू में एक ही किस्म का दिल मौजूद है। तुम्हें पता है मौजूदा निजाम की क्या मायने है? यही कि अगर तुम सिर्फ वो देख सको जिसका मैंने मुशाहिदा किया है, तो ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो कब्रनुमा झोपड़ियों में अपनी जिंदगी की सांसें पूरी कर रहे हैं। ऐसे लोग तुम्हारी नजरों के सामने मौजूद हैं जो मौत के मुंह में जी रहे हैं। ऐसी लड़कियां हैं जो 12 साल की उम्र में इस्मत फरोशी शुरू करती है और 20 साल की उम्र तक कब्र की सर्दी से लिपट जाती है। और तुम अपनी लिबास की तलाश के मुतालिक घंटों गौर करते रहते हो, ये नहीं देखते, बल्कि उल्टा गरीबों से छीन के उमराओं की दौलतों में इजाफा करते हो। तुम मजदूरों से लेके काहिल के हवाले कर देते हो, गोडड़ी पहने शख्स का लिबास उतार कर हरीर पोश को सुपुर्द कर देते हो। तुम गुरबा के गैर मुख्ततिम मसाइब पर हंसते हो, लेकिन तुम्हें यह मालूम नहीं कि अगर दरख्त का निचला हिस्सा लाकर मुर्दा हो रहा है तो किसी रोज बालाई हिस्से का बोझ बर्दाश्त ना करते हुए गिर पड़ेगा। खानदान के खानदान शहर के ये नाम निकल जाते हैं। अवाम के अखलाक कानून से मस्क किए जाते हैं, लोगों के जख्म जुर्मानों से कुरेदे जाते हैं, टैक्सों से दामन गुर्बत कतरा जाता है। तबाशुदा ज़हनियत जहालत की तारीकी सियाह बना देती है। हर तरफ हालत नज़ा के सांस की लर्जा आवाजें, उरियानी फरेब झूठ है और दावा ये है कि अवाम अमन की जिंदगी बसर कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी आंखों पे सियाह पट्टी बांधी जा रही, हमारे कानों में पिघला हुआ शीशा उतारा जा रहा है, हमारे जिसे मसाइब के कोड़ों से बेहिस बना दिए जा रहे हैं कि हम ना देख सके, ना सुन सके और ना महसूस कर सके। इंसान जिसे बुलंदियों पे परवाज करना था, क्या उसके बालों पर नोच के उसे जमीन पे रेंगने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा? क्या उम्रों की फलक बोझ इमारतें मजदूरों के गोश्त पोश से तैयार नहीं की जाती? क्या अवाम की मकतूब हयात पे जराइम की मोहर सिफ्त नहीं की जाती? क्या मजलिसी बदन की रगों में पति का खून मौजूद नहीं है? बताओ, बताते क्यों नहीं? इसका हल निकालना हमारा फर्ज है। बॉस तुम कोई ऐसा तरीका नहीं निकाल सके इंसानी तजलील को क्यों कर रोका जा सके? अगर तुम्हें नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम। अवाम सख्त तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं। बाज़ औक़ात जब कभी मैं किसी सोख्ता हाल इंसान के सीने से आह बुलंद होते देखता हूं तो मुझे अंदेशा होता है कि कहीं शहर न जल जाए।